हेलो बच्चों, ये चैप्टर नंबर 3 है सामाजिक विज्ञान का। 2 करा दिए थे मैंने। तीसरा चैप्टर है, इसका नाम है मुद्रा और शाख। तो इसको समझते हैं, इसको वीडियो के माध्यम से इसको भी कवर करेंगे और आप प्रॉपर तरीके से ये वीडियो देखेंगे। अगर नहीं देखोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा सही से। नोट भी करेंगे और वीडियो भी देखेंगे। प्रश्न नंबर है, पहले तो चैप्टर समझते हैं। चैप्टर क्या है कि मुद्रा और शाख। मुद्रा का मतलब है धन और शाख का मतलब है क्रेडिट। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में ही कोई व्यक्ति है, किसी से पैसे मांगता है तो उसको कोई हाल दे देता है। मतलब ऐसे नहीं, घर में मांगना नहीं, जैसे किसी रिश्तेदार से पैसे मांगे तो उनको हाल दे दिए, और किसी दूसरे व्यक्ति ने मांगे तो उनको नहीं दिए। तो उसके पीछे साख होती है। साख का मतलब उन्हें पता है कि ये आदमी है, ये हमारे पैसे 1 महीने 2 महीने में लौटा देगा, या इसके पास इतनी वैल्यू है कि ये पैसों को रिटर्न कर सकता है। और एक व्यक्ति है जिसको आपने पैसे देने से मना कर दिया, उसे मना इसलिए कर दिया क्योंकि आपको पता है ये नहीं वापस कर सकता, इसके पास ये ले जाएगा, खर्च कर लेगा, हमारा पैसा डूब जाएगा। तो साख का मतलब होता है क्रेडिट। ठीक है, अब प्रश्न को समझते हैं। अभी आएगा ये भी साख मुद्रा, इसको सही से प्रश्न के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन ये जो पहला प्रश्न मैंने फ्रेम किया है बोर्ड पे, इसको समझते हैं। वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाओ। तो वस्तु विनिमय क्या है? देखो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। आप ये घर पे भी करते हो। जैसे आपके गांव में कभी कभी आता है ठेले पे कबाड़े वाला, वो कहता है चावल के बदले चीनी ले लो, है ना, कि 2 किलो चावल दे दो हमें और 1 किलो चीनी ले लो। तो ये वस्तु विनिमय ही है, समझ गए? यानी कि वस्तुओं का बिना मुद्रा के आदान प्रदान किया जाना ही क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। आशा करता हूं समझ आ गया होगा। अब इसको पढ़ते हैं। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान, आदान मतलब ग्रहण करना, प्रदान मतलब देना, आदान प्रदान बिना पैसे के उपयोग के किया जाता है। इसमें 2 व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की अदला बदली करते हैं। इनमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्तु विनिमय वस्तुओं के लेन देन की प्राचीन प्रणाली है। देखो, मुद्रा बनने से पूर्व, जब मुद्रा नहीं थी, पैसे सिक्के नहीं छपे हुए थे, तो क्या था कि वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा ही किया जाता। प्राचीन समय में बहुत पहले से ये प्रणाली चली आ रही है कि जैसे हमारे पास कोई वस्तु है ज़्यादा मात्रा में, जैसे मान लो कि हमारे खेत में गेहूं हुआ है, बहुत 10 कुंटल हमारे घर पे गेहूं भरा है, लेकिन हमारे पास गाय नहीं है दूध के लिए। तो हमने क्या काम किया, दूसरे व्यक्ति जिसके पास दूध है उसको हमने गेहूं दे दिए और उससे दूध ले लिया, है ना। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसी होती है जिसमें मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है। एक वस्तु को हम देते हैं और दूसरी वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो समझ आ गया होगा। अब है वस्तु विनिमय की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या है? दोनों पक्षों की आवश्यकता, यानी कि 2 पक्ष होना जरूरी है। एक वस्तु लेगा और दूसरी वस्तु उसको देगा, तो 2 पक्षों का, 2 व्यक्तियों का होना मिनिमम बहुत जरूरी है। दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए। समझिए, मेरे पास गेहूं है, ठीक है, और मैं दूसरे व्यक्ति के पास गया और मुझे आवश्यकता है मान लो चावल की, लेकिन उसके पास दूध है, तो उससे हमारा विनिमय नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना? उससे हमारा विनिमय नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मुझको तो दूध की आवश्यकता है, वो तो हमारे लिए बेकार है क्योंकि उसके पास चावल है। तो दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए। चावल वाले को गेहूं की आवश्यकता होती, गेहूं वाले को चावल की आवश्यकता होती, तो विनिमय हो जाता। अब मुझे आवश्यकता है दूध की और मिल रहा है चावल, तो नहीं हो सकता। तो दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तु की क्या होनी चाहिए? आवश्यकता होनी चाहिए। अगला है वस्तुओं का मूल्यांकन। अब ये पॉइंट समझो, मूल्यांकन का मतलब ये है कि दोनों वस्तुएं लगभग समान मूल्य की होनी चाहिए। अब जैसे अभी आप देखो, सरसों है, सरसों मान लो 50 रुपए किलो, और गेहूं है, गेहूं तुम्हारा है अभी 24 रुपए किलो। तो अब मैं ये कहूं कि 1 किलो सरसों के बदले मुझे 1 किलो गेहूं दे दो,
तो सरसों वाले का लॉस हो जाएगा ना। तो मूल्यांकन, उनका मूल्यांकन होना कि ये लगभग इतनी कॉस्ट की चीज़ है, इसकी लागत इतनी आई थी, इसकी पैदावार कम हुई थी, तो ये महंगी बिचनी चाहिए, ये सस्ती बिचनी चाहिए। तो इस तरीके से हम उनका मूल्यांकन करना जरूरी होता है कि भाई अब 50 रुपये किलो अगर सरसों है और 25 रुपये किलो गेहूँ है, तो क्या करें भैया, 1 किलो सरसों के बदले आपको 2 किलो गेहूँ देना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनका मूल्य निर्धारण करना भी जरूरी है। ठीक है, अगला है वस्तु विनिमय की सीमाएं। सीमाओं का मतलब ये है कि इसकी वस्तु विनिमय अच्छा है, पहले जब मुद्रा नहीं थी तब भी हो रहा था, आज भी कुछ मामलों में वस्तु विनिमय करते हैं, लेकिन इसकी सीमाएं क्या है, ये कहाँ पर बैरियर लगाता है कि भाई ये दिक्कत कहाँ पे इसमें वस्तु विनिमय, ये समझेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 है दोहरे संयोग की आवश्यकता। इसका मतलब ये है कि दो पक्षों का होना आवश्यक है और दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता भी होना आवश्यक है। तो दोहरे संयोग की आवश्यकता समझिए होंगे, दोहरे संयोग की आवश्यकता, दोनों पक्षों की एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, वस्तुओं का मूल्यांकन मुश्किल। अब देखो बहुत सी परिस्थितियों में वस्तुओं का मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है कि हम इसको कितना मूल्य दें। ठीक, हम कहें हमारी वस्तु महंगी, आपको आपकी वस्तु महंगी है, तो वहां पे टकराव की स्थिति आएगी, वस्तु विनिमय में परेशानी आएगी। तीसरा है भंडारण और परिवहन की समस्या। अब मान लो मुझे खरीदनी है भैंस और भैंस की मंडी लगती है रोहतक में और मेरे पास भरा है गेहूं, तो हम 10 कुंटल गेहूं लेकर के अगर रोहतक जाएंगे 100 कुंटल गेहूं लेके, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। 100 कुंटल गेहूं हम घर पे भरेंगे तो भी लॉस हो जाएगा। तो वस्तु विनिमय की एक सीमा है कि भाई इतनी वस्तुओं को हम लेके वहां जाए, फिर वहां से इधर लाए। इससे अच्छा ये था मुद्रा की जो प्रणाली थी कि भैया हमने गेहूं यहाँ बेच दिया और वहां जाके पैसे इतने से इतने जेब में रखे और वहां जाके हमने भैंस खरीद ली। तो ये सीमा है कि भैया वस्तुओं का भंडारण करना पड़ता है, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना पड़ता है, तो उसमें समस्या आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और आप प्रॉपर तरीके से वीडियो देखें बेटा। अगर नहीं देखोगे तो भाई फिर मैं बनाना बंद कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो भी देखिए और आपको क्या करना है, इसको नोट्स भी करना है। और जैसे जैसे आपकी जो ये शब्दावली है वो मजबूत होती जाएगी, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हो और बुक्स पढ़ सकते हो और धीरे से आप फिर समझने में और कैपेबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है।